हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात कर चुके थे कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है? द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है, यह उसकी तापमान बताता है, टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है हमारा केल्विन होता है। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है केल्विन होता है, और इसके अदर जो यूनिट होते हैं सेल्सियस होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री रेमर होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल एंड रेमर स्केल। 4 तरह का स्केल होता है। यहाँ देख सकते हैं आप कि सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और रेमर है। 4 तरह का ये स्केल है आपका। अब इन चारों के बारे में जानो, किसका लोअर पॉइंट क्या होता है, किसका हायर पॉइंट क्या होता है, और उन चारों के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी हम लोग जानेंगे। आप देख सकते हैं कि सेल्सियस का जो लोअर पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो हायर पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी तरह से आपका ये फ़ारेनहाइट जो स्केल है, इसका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका हायर पॉइंट जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में 273 केल्विन होता है, और इसका जो हायर पॉइंट होता है वो हमारा होता है 373 केल्विन। रेमर में होता है 0 डिग्री रेमर, और हायर इसका पॉइंट होता है 80 डिग्री रेमर। आपको ये भी पूछ सकता है कि सेल्सियस जो पैमाना है या सेल्सियस जो हमारा स्केल है उसका जो हायर पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सेल्सियस स्केल का जो लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि डॉक्ट्री थर्मोमीटर किसको कहते हैं। तो देखिए, फ़ारेनहाइट को हम लोग डॉक्ट्री थर्मोमीटर कहते हैं। डॉक्ट्री थर्मोमीटर भी कहते हैं। फ़ारेनहाइट को डॉक्ट्री थर्मोमीटर भी हम लोग कहते हैं। इसको क्लिनिक में हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल का यूज किया जाता है। जैसे जब हम लोग मेडिकल में जाते हैं तो हम लोग को, जब हम लोग का फीवर होता है, फीवर को जब मेजरमेंट करता है तो बताता है 98.6 है, 100 है, 102 है, 99 है। तो इससे पता चलता है कि वहां पर हम लोग को फ़ारेनहाइट स्केल देखने को मिलता है। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या फिलअप रहता है, क्या भरा रहता है, तो पारा रहता है। पारा यानी मरकरी। मरकरी मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। और Hg मरकरी ही यानी पारा ही क्यों उस ट्यूब के अंदर भरा रहता है, इसका क्या कारण है? तो इस स्केल में मरकरी ही क्यों भरा रहता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मरकरी जो है का जब हम लोग हीट करता है, वो मरकरी आसानी से वो रीडिंग करके बताता है। दूसरी बात क्या है कि वो ग्लास में यानी शीशे में आसानी से चिपकता नहीं है। यही कारण से मरकरी को शीशे के ट्यूब में डालकर थर्मोमीटर बनाया जाता है। अब हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आपको बनता है कि ये जो आपका दिख रहा है 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 373 केल्विन है, 0 डिग्री आर है, ये हमारा क्या है? ये तीनों हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इसमें हमारा जो है ये हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब इन चारों में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को भी हम लोग जानेंगे कि चारों स्केल में क्या। अब यहाँ पर रिलेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि सेल्सियस का निकालना है तो C माइनस लोअर पॉइंट, लोअर इसका कितना है 0, डिवाइडेड बाय हायर माइनस लोअर, हायर कितना है 100 माइनस 0। उसी तरह से इसमें भी होगा F, फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करते हैं। F माइनस लोअर इसका कितना है 32, नीचे हो जाएगा हायर माइनस लोअर, तो 212 माइनस 32। उसी तरह से आपका ये भी होगा कि K माइनस 273 बाई 373 माइनस 273 इक्वल टू R माइनस 0, 80 माइनस 0। अब यहां पर देखेंगे C बाई 100 आएगा, F माइनस 32 बाई 180, यहाँ आएगा K माइनस 273 बाई 100 इक्वल टू R बाई 80।
अब इन चारों में देखेंगे कि किससे हमारा जो कटेबुल है, तो ये देखिए 20 से ये सब कट जाएगा, तो 20 से कटा तो यहाँ 5 आएगा, C/5। 20 से कटा यहाँ तो 9 आएगा, 20 से कटा तो यहाँ भी 5 आएगा, 20 से कटा तो यहाँ 4 आएगा। तो ये जो आपका ये जो रिलेशन आ गया, ये चारों स्केल में रिलेशन आ गया, इस रिलेशन का हेल्प से आप एक स्केल से दूसरे स्केल में वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको बोलेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट में कितना होगा, तो ये 2 कॉलम लेंगे, सी के जगह पे 100 पुट करेंगे, एफ वैल्यू निकल जाएगा। इसका सेल्सियस और फारेनहाइट में आपका जो डायरेक्ट निकलता है ट्रिक्स है कि अगर मान लीजिए सी निकालना है, सेल्सियस निकालना है, तो 5/9 ब्रैकेट में F - 32, या अगर F निकालना फारेनहाइट निकालना है तो 9/5C + 32। अगर सेल्सियस दिया है, केल्विन निकालना है, तो 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है, 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है उसमें 273 केल्विन के बराबर होता है। और मान लीजिए अगर हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड निकाल रहे हैं तो 100 में हम लोग 273 को ऐड कर देंगे, ये 373 केल्विन हो जाएगा। अगर केल्विन से सेल्सियस निकालना होगा तो केल्विन में 273 माइनस करेंगे तो सेल्सियस निकल जाएगा। ये आपका वीडियो से आपका ये टेम्परेचर स्केल से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। इसमें आप किसी को भी किस में कन्वर्ट में आसानी से कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन देता है और कितने तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि मोल के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाता है। तो पहले जानिए कि एक मोल जो होता है वो क्या होता है। तो एक मोल किसी सब्सटेंस की वह मात्रा है जिसमें 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, इंटाइटीज, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। एक मोल वह सब्सटेंस है जिसमें 6.022 × 10⁻23 आयंस होते हैं, या इतना ही पार्टिकल्स हो सकते हैं, या इतना ही एटम्स हो सकते हैं, या इतना ही मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कहीं कहीं इतना इंटाइटीज लिखता है, इंटाइटीज भी हो सकते हैं। तो एक मोल सब्सटेंस में अगर इतना आप आयंस, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इतना सब होता है तो वो जो सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसको एक मोल हम लोग कह सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, और देखिए एक मोल सब्सटेंस को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसको हम लोग Na या N0 से डिनोट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे देता है एग्जाम में, उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए एक मोल जो होता है वो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास के बराबर होता है। एक मोल जो होता है उसके 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। एक मोल जो है 6.022 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। और इतना ही जो एटॉमिक नंबर को अगर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसका अगर एटॉमिक नंबर को अगर हम लोग इससे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दे देता है। इसका जो वैल्यू है, और किसी सब्सटेंस और कोई गैस में है तो उसका जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है एट एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एसटीपी और एनटीपी पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या देता है दे सकता है उसके बारे में। क्वेश्चन आपका है कि 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन एटम कितना मोल। तो ध्यान देंगे यहाँ ऑक्सीजन एटम, तो पहले हम लोग ऑक्सीजन एटम का क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो ऑक्सीजन एटम का जो मोलिकुलर मास होगा वो कितना होता है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम बराबर 1 मोल है, तो 32 ग्राम बराबर कितना होगा 16 ग्राम बराबर कितना हुआ 1 मोल। तो ये 32 ग्राम बराबर क्या होगा 1/16 × 32, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 2 मोल आंसर। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर मोल निकालना है और मास दिया हुआ है तो गिवन मास बाई मोलर मास करेंगे तो उससे भी आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। गिवन मास कितना था 32, इसका मोलर मास कितना हुआ 16 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 मोल आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन के 5 मोल बराबर कितना ग्राम होगा।
ऐसे भी दे सकता है कि व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ CO2, ऐसे भी क्वेश्चन देगा CO2 के 5 मोल बराबर कितना ग्राम। अब देखिए CO2 का पहले मोलर मास कितना होता है ये जानेंगे हम लोग। तो CO2 का मोलर मास कितना होगा यहाँ पर 12 + 2 × 16, ये लगभग 44 ग्राम आ जाएगा। तो एक मोल में 44 ग्राम, क्योंकि मोलर मास बराबर 1 मोल होता है, तो 1 मोल बराबर 44 ग्राम, तो 5 मोल बराबर कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे उतना आपका ग्राम आंसर आ जाएगा। 5 मोल यानी 5 × 20, 5 × 20 = 22, 220 ग्राम होगा 5 मोल में। और भी इससे उस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि 3.011 × 10⁻22 एटम्स है ऑफ N2 गैस बराबर इसका मोल कितना होगा, कि इतना एटम्स ऑफ N2 = वाट मोल। तो N2 का मोलिकुलर मास कितना होगा आपका 28 ग्राम। तो यहां ध्यान दीजिए कि जो मोलिकुलर मास बराबर जो होता है वो कितना होगा, इतना एटम्स हो गया, तो इतना एटम्स बराबर जो है 1 मोल आंसर दिया है इतना, यानी आपको हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 एटम्स बराबर 1 मोल। अब यहां से आप क्वेश्चन लेंगे 3.011 × 10⁻22 एटम्स बराबर, तो 1/6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 3.011 × 10⁻22, इसको करेक्शन कर लेंगे, जितना आंसर आएगा आपका वो आंसर होगा। हम लोग अगला टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो बहुत सारा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देता है कि कोई कंपाउंड देगा, उसमें किसी एलिमेंट के बारे में पूछेगा कि उसका परसेंटेज कितना है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि जैसे एग्जांपल में आपका क्वेश्चन है कि CO2 में C का परसेंटेज कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ C इन CO2, CO2 में C का प्रतिशत कितना है, इस तरह से क्वेश्चन है। कोई हार्ड नहीं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन कि CO2 है तो CO2 का हम लोग जानेंगे में C का परसेंटेज कितना, यही क्वेश्चन आपका। तो देखो जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसका मोलिकुलर मास ऊपर बाय नीचे टोटल का। तो यहां देखिए C का जो मोलिकुलर मास है आपका 12 ग्राम है, और पूरा का कितना है, तो 12 + 2 × 16, ये लगभग 44 हो गया। जिसका पूछ रहा है उसका निकाल लेंगे, बाकी टोटल का निकाल लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ C निकालना रहेगा, तो C कितना है 12/44 × 100, जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 जब आप 12 4 11 जा 300/11, ये लगभग 27.27% आएगा। ठीक है, तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना रहेगा उसका ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल का रखेंगे, इंटू 100% कर लेंगे। दूसरा है क्या है, तो ये आपका यूरिया है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है CONH2 में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो आपको पहले बता रहे हैं कि जिसका निकालना रहेगा उसका ऊपर नीचे सभी का। तो इसमें देखिए 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 14 कितना हो गया 28, और टोटल का कितना होगा, टोटल का यहाँ पर कितना हो जाएगा नाइट्रोजन 14 + 2 × 1 + 12 + 16 + 14 + 2 × 1, ये लगभग जो है 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना है 28/60, 1 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा 140/3, ये लगभग आएगा 46.66, ये चलते जाएगा, यानी हम लोग 46.67% इसको लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन लेवल पूछता है कि वाट जो यूरिया में क्या है, तो 46.67%। कहीं कहीं ऑप्शन में सिर्फ 46 दिख जाएगा, उसको ही मार देंगे अगर ये पॉइंट के बाद वाला डेसिमल नहीं दे, क्योंकि हम लोग जो यूरिया का जो खाद वाला जो बोरा होता है उसमें हम लोग का लिखा हुआ रहता है सिंपली, आप देख सकते हैं कि 46% नाइट्रोजन उसमें लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन बना सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व पहले होता क्या वो जानेंगे। तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का निकालना वेपर डेंसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है उसका मास, इसका जो वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन, यानी जिसका वेपर डेंसिटी हम लोग निकालते हैं VD, वेपर डेंसिटी बराबर जो होगा मास और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन, यानी किसी सब्सटेंस का जो मास या वॉल्यूम रहेगा उसका डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन से डिवाइड करते हैं तो वो वेपर डेंसिटी देता है। और वेपर डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो मोलिकुलर मास
मोलिकुलर मास बाई 2 के बराबर होता है। अब ये कब लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन क्या देता है कि CO2 का वेपर डेंसिटी कितना है, CO2 का वेपर डेंसिटी कितना है, तो CO2 का मोलर मास कितना हो गया 12 + 2 × 16 44 ग्राम। तो वेपर डेंसिटी हम लोग निकालना, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर मास बाई 2, तो 44/2 ये आपका हो जाएगा 22 ग्राम। या कभी कभी जो है कि वेपर डेंसिटी दिया रहता है, मोलिकुलर मास पूछता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलिकुलर मास आपका निकल जाएगा। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, और भी इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी भी गैस का जो है वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, या कोई सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसका मोलिकुलर मास को कल निकाल लेंगे और जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो वेपर डेंसिटी आपका आ जाएगा। अगला टॉपिक देखेंगे इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड या मोलिक्यूल का एग्जैक्ट मोलिक्यूल्स को बताता है, एग्जैक्ट उसका फॉर्मूला बताता है, एग्जैक्ट एटम्स को बताता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ग्लूकोज लिखे, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का जो एग्जैक्ट जो नंबर बताता है वो संख्या बताता है, माने जो एग्जैक्ट संख्या होता है उसको बताता है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो को। तो जैसे यहाँ पर देखिए सब देखिए 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2O, यहाँ 6 से सबको काट दिए, जितना आएगा वो आंसर हो गया। तो यही कंपाउंड तो यही रहा, लेकिन अगर इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है 6,6H12O6 है, लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो हो गया वो हमारा क्या हो गया CH2 हो गया। तो CH2 हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया और ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ। दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे C6H6 ये आपका बेंजीन का है, ये आपका बेंजीन का है। तो बेंजीन का आपका फॉर्मूला हो गया C6H6। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी एग्जैक्ट एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करता है कि इसके सिंपलेस्ट रेशियो को प्रेजेंट करता है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या देखिए, दोनों 6 से कट जाएगा तो CH हो जाएगा। इस तरह से और भी एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए जैसे CH3COOH है, यहाँ पर इसका ये एसिटिक एसिड है, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। अब ये सब 2 से कट रहा है, इसका भी आंसर हो जाएगा CH2O। यहाँ सभी 2 से कट जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम में बना सकते हैं सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला से क्वेश्चन आपका इतना एग्जाम में आता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देता है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कैसे देता है उसको जानेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन साथ जलाते हैं तो CO2 बनता है। इसे एक क्वेश्चन देगा कि जब कार्बन का मात्रा दे देगा कि मान लीजिए कार्बन का जो मात्रा से बोल देगा कि 6 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। लिमिटिंग रिएजेंट में आपको किसमें किसी की मात्रा पूछ सकता है, किसी का वॉल्यूम पूछ सकता है, किसी का द्रव्यमान पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहला आपका काम क्या है कि जो क्वेश्चन दिया उसको आपको रिएक्शन के तरफ में आपको रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे बोला कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब दूसरा आपका काम क्या है कि आपको देखना है क्वेश्चन में मोल से रिलेटेड है या मास से रिलेटेड या वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो अगर मान लीजिए मोल से रिलेटेड है तो इसके बगल में देखिए 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 मोल सब हो गया आपका। लेकिन अगर जहां मास के बारे में बात कर दे तो सबसे पहले सबका मोलर मास निकाल लेंगे। जैसे कार्बन का मोलर मास कितना हो गया आपका 12 ग्राम, इसका मोलर मास कितना हो गया 2 × 16 32 ग्राम, और इसका आपका कितना हो गया 12 + 2 × 16 ये आपका 44 ग्राम हो गया। तो क्वेश्चन आपको पता चल गया कि 12 ग्राम जब कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ चलाते हैं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो गया। अब यही क्वेश्चन पूछेगा कि जब 6 ग्राम कार्बन लेंगे तो कितना CO2 बनेगा। देखिए 12 का आधा कितना हो गया 6, तो इसका भी आधा कर लेंगे, 44 का आधा कितना हो गया तो 22 ग्राम आंसर हो गया। अगर आपका क्वेश्चन पूछता कि ऑक्सीजन 8 ग्राम लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीजन का जो मात्रा है 8 ग्राम ले लिए तो कितना CO2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम है, यहाँ कितना 8 ग्राम है, तो 32 का 8 कितना हो गया 1/4 हो गया। तो इसको भी 1/4 कर लेंगे, यानी 44 का 1/4 कितना हो गया 11 ग्राम।
तो जब 8 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो CO2 कितना बन जाएगा, 11 ग्राम बन रहा है। या इस तरह से मान लीजिए इसको दे दे कि कार्बन जो है 60 ग्राम ले लिए। कार्बन जब 60 ग्राम लेंगे तो कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन कि ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा। आपको कोई दो का रिलेशन से देगा। तो ध्यान दीजिए, जब ये 12 लिए थे तो ये 32 था, तो 12 का कितना गुना हो गया, ये 5 गुना हो गया। ये 12 का हुआ 5 गुना 60, तो इसको भी 5 गुना करेंगे, 32 गुना 5 करेंगे तो 32 बचे कितना हो जाएगा, 160 ग्राम हो गया। यानी जब हम लोग 60 ग्राम लेंगे कार्बन तो 160 ग्राम लेना होगा ऑक्सीजन, तभी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन देगा। दूसरा भी एक पूछता है कि जब मीथेन को जलाया जाता है तो कितना पानी बनता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार हर बार लगभग पूछा जाता है। तो देखिए, मीथेन यानी CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर। इस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछता है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। जब मीथेन को ऑक्सीजन से जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसी भी अल्केन को जब जलाया जाता है, कोई भी दुनिया का अल्केन होगा, जब उसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और उसको बैलेंस कर लेंगे। H यहाँ 4 हुआ है तो यहाँ भी 2 कर लेंगे, और ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 4 हुआ तो यहाँ 2 कर लेंगे। बैलेंस हो गया सारा। अब जैसे सबका मात्रा लिख लीजिए, ये कितना हो गया, 12 जोड़ 4 गुना 1 हो गया 16 ग्राम। ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपका, 16 चौके 64 ग्राम। इसका 44 ग्राम, 18 गुना 36 ग्राम। यानी कहने का मतलब है कि जब मीथेन जो है, मीथेन 16 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे 64 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 44 ग्राम, तो H2 हो गया 36 ग्राम। अब आपको क्वेश्चन देगा कि जब हम लोग मीथेन लेंगे 8 ग्राम तो पानी कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा। सेम क्वेश्चन देगा कि जब मीथेन को जब जलाएंगे तो पानी कितना बनेगा। तो मीथेन को तो हम लोग पता कर लिए पहले ही कि 16 ग्राम जब मीथेन ले रहे हैं तो पानी का मात्रा जो आ रहा है कितना आ रहा है, 36 ग्राम आ रहा है। तो जब ये 8 लेंगे तो 16 का आधा कितना हुआ, 8 हुआ, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ, 18 ग्राम। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि जब ये 8 ग्राम लिए तो ऑक्सीजन का मात्रा कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, तो 16 का आधा 8 हुआ ना, तो 64 का आधा कितना होगा, 32 हो जाएगा। यानी सब आधा हो जाएगा। अगर ये 4 गुना होगा तो सब 4 गुना होगा, ये 5 गुना होगा तो सारा 5 गुना हो जाएगा आपका। अब आपको क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि जब ये जो है 32 के जगह पे इसको ले लेते हैं 8 ग्राम, तब बताना है कि CO2 कितना बनेगा। जब मीथेन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पर 64 है, यहाँ 8 हो गया, तो इसका 1/8 हुआ ना जी। 64 को 1/8 किए तब ना 8 ग्राम आएगा। तो इसका भी 1/8 करेंगे, 44 गुना 1/8 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 4 से कट जाएगा 11 2 यानी 5.5 ग्राम, 5.5 ग्राम। यानी जब हम लोग 8 ग्राम लेंगे ऑक्सीजन तो 5.5 ग्राम आएगा CO2। इस रिलेशन लगाकर आप कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है मोलरता, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। कि अगर जो है किसी सॉल्यूट का जो मास है 1 लीटर सोल्यूशन में कितना घुला हुआ है, वो उसका मोलारिटी बताता है। अब मोलारिटी को ही हम लोग सांद्रता भी कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। तो सांद्रता हो चाहे मोलारिटी, दोनों सेम है आपका। क्या होता है, ध्यान से फिर से सुनेंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स यानी N, यानी मोलारिटी बराबर जो फॉर्मूला होगा N/V होगा। N को ही हम लोग W/M भी लिखते हैं। ध्यान दीजिए, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल क्या होता है, तो वेट इन ग्राम पर मोलर मास, कितना मास दिया हुआ है और उस सब्सटेंस का मोलर मास क्या है इनटू वॉल्यूम कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा क्या, मोलारिटी। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट
यूनिट भी बहुत बार पूछा पूछा जा चुका है। तो मोल का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का आपका मोल हो जाएगा। अब वॉल्यूम का हो गया लीटर, तो मोल पर लीटर, इसका जो आपका क्या होगा यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर हो जाएगा मोलारिटी का यूनिट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा एग्जाम में ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 40 ग्राम जो है NaOH जो है 500 मिलीलीटर में घुला हुआ है। कोई 40 ग्राम NaOH कोई सब्सटेंस है 500 मिलीलीटर में घुल गया है। अब उसका मोलरिटी क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि NaOH का मोलर मास कितना होगा। पहले इसका मोलर मास फरिया लेंगे हम लोग, तो 23 जोड़ 16 जोड़ 1 भी 40 आ गया, और ये 500 मिलीलीटर है तो इसका कितना हो गया 0.5 लीटर हो गया, क्योंकि डेफिनेशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो हम लोग इस मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे। अब ध्यान दो इसका मोलरिटी बराबर क्या होगा, M बराबर हो जाएगा W/mv। तो W कितना दिया है 40, मोलर मास कितना है वो भी 40 आया है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 0.5, ये दोनों कट जाएगा, पॉइंट हटेगा 10/5, यानी आ जाएगा 2 मोल पर लीटर। आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए 49 ग्राम जो है H2SO4 एसिड है, जिसका जो वॉल्यूम है आपका 200 मिलीलीटर है। इसका मोलरिटी निकालना है, इसका मोलरिटी ज्ञात करना है। मोलरिटी क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि जो पहले दिया है कंपोनेंट दिया है चाहे कंपाउंड दिया है, सबसे पहले उसका मोलर मास निकालेंगे। तो H2SO4 का मोलर मास कितना हो गया 2 × 1 + 32 4 × 16, ये आपका 98 आ जाएगा। तो मोलरिटी बराबर क्या होगा W हमारे पास कितना है 49, मोलर मास कितना है 98, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है ये 200 है ना, तो 0.2 लीटर हो जाएगा। 0.2 49 से 2 कट गया, पॉइंट हटेगा 10, 10/4 5/2, यानी 2.5 मोल पर लीटर। या मोल पर लीटर को कभी कभी जो है 2.5 कैपिटल सिर्फ एम दे देगा, तो इससे आप आराम से पता लगा सकते हैं कैपिटल एम का मतलब क्या होगा कि मोलारिटी हो गया। इस तरह से आपको मोलारिटी से क्वेश्चन बना सकते हैं। जानेंगे कि मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी के बारे में हम जानेंगे कि मोलालिटी क्या होता है। इसको हिंदी में मोललता कहते हैं ना। तो देखिए मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी जैसे ये सब्सटेंस जो है पानी की कितनी मात्रा में घुलेगा उसका जो रेशियो है मोलालिटी बताता है। जैसे इसका देखेंगे फॉर्मूला देंगे, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए W m बराबर, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा m/W2 कर लेंगे। ये W2 क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको हमेशा केजी में रखना है आपको। अब देखिए यहां पर स्मॉल m बराबर n का मतलब क्या होता है W/m1 × W2। ध्यान रखेंगे, इससे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। यही पूछा जाता है कि मोलालिटी का यूनिट क्या होता है। मोलालिटी का यूनिट क्या है, इसका आपका यूनिट जो है देखिए n माने क्या होगा मोल, मास है यानी केजी, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। तो देखिए मोलालिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका मोल पर केजी। वही मोलारिटी पूछा रहा था तो मोल पर लीटर। हम लोग का नया टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोई कंपाउंड दे देगा उसमें दूसरे को मिला देगा, पूछेगा उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये दो कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट जो दूसरे में घुल रहा है मिल रहा है, तो इसका मोल डिवाइडेड बाय दोनों का जो मोल का जो सम है उसका जो रेशियो होगा मोल फ्रैक्शन होगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय मोल फ्रैक्शन। दो कंपोनेंट है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नीचे दोनों का मोल को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हमारा बता देगा मोल फ्रैक्शन। देखते हैं इसको। मान लीजिए जैसे ये बीकर है, इसमें ए और बी दोनों मिला हुआ है, हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए,
इसका मतलब हो गया कि एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ए बराबर भी लिख सकते हैं एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसका ये भी लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए, यहां भी हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू ए बाई एम बी। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी हमारा हो जाएगा, तो एन बी जिसका निकालेंगे उसका ऊपर नीचे दोनों का सम। और एक चीज और भी ध्यान देंगे कि इन दोनों का जो सम होगा वो वैल्यू 1 के बराबर होगा, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन में किसी ए का मोल फ्रैक्शन जो है 0.2 दिया हुआ है, ए का है 0.2, तो बी का कितना होगा, तो 1 में से 0.2 माइनस कर देंगे तो 0.8 हो जाएगा। यहां देखिए कि अगर ए का 0.2 दिया हुआ है तो बी का कितना होगा, तो 1 में से माइनस कर लेंगे 0.8 आसानी से हो जाएगा। और अगर किसी का भी नहीं दिया है तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता है। हमेशा यहाँ पूछता है कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, तो यूनिटलेस, उसका यूनिट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तो मोल ही मोल है, मोल ऊपर नीचे मोल दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा आपका। और इसका एक और इस पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू कहां से कहां लाइज करता है, इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाइज करता है ना। इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है, 1 से बड़ा कभी नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू होता है। देखेंगे कि मास परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। तो देखो मान लेते हैं कि 2 सब्सटेंस आपके पास है, आपका द्रव्यमान प्रतिशत 1 का निकालना है, तो दोनों को मिला के हम लोग जब सोल्यूशन बनाते हैं, मिक्सर बना रहे हैं, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर मास, नीचे दोनों का मास का सम इंटू 100%। एग्जाम्पल के लिए तौर पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए बीकर है, इसमें ए और बी दोनों मिला हुआ है, मिल के बना रहा है, तो हमको अगर मास प्रतिशत, मास परसेंट ऑफ ए निकालना होगा, तो मास ऑफ ए बाई मास ऑफ ए प्लस बी, जिसका निकालना है उसका ऊपर नीचे दोनों का मास को सम करेंगे, रेशियो करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको मान लीजिए इस तरह से दे सकता है, इंटू 100 कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से देगा आपको कि 12 ग्राम जो है NaCl 8 ग्राम वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, ये क्वेश्चन है। 12 ग्राम NaCl 8 ग्राम वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, तो वाटर का परसेंटेज कितना है, तो वाटर कितना है 8, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, 8 जोड़ 12 मल्टीप्लाई 100%, आंसर हो गया। ठीक है, अगर पूछता है कि NaCl का परसेंट कितना है, तो NaCl कितना 12, फिर नीचे दोनों का जोड़ दो, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसी तरह से वॉल्यूम परसेंट भी होता है कि कोई दो लिक्विड आपस में मिला हुआ है या दो गैस आपस में मिला हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो जिसका निकालना रहेगा उसका ऊपर नीचे दोनों का वॉल्यूम करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो वॉल्यूम परसेंट भी आपका इस तरह से निकल जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि मोलारिटी और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, मोलारिटी एंड वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है। तो इसका तरीका है आपका कि M1V1 इक्वल टू M2V2, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। और आपका नॉर्मलिटी भी इस तरह होता है, N1V1 इक्वल टू N2V2, ये नॉर्मलिटी भी होता है रिलेशन। इससे आपका क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कोई 2 सब्सटेंस दिया हुआ है, कोई 2 लिक्विड दिया हुआ, कोई 2 सॉल्यूशन दिया हुआ, एक का मोलारिटी दिया हुआ, एक का वॉल्यूम दिया हुआ, दूसरा का मोलारिटी निकालना है। इसमें से 4 में से कोई 3 कंपोनेंट आपको क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा, एक ही निकालना रहेगा आपको। क्वेश्चन रहता है आपका ppm, यानी इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन से क्वेश्चन कैसे रहेगा कि याद रखिए ये सेम जो है मास या वॉल्यूम ऑफ ए बाई मास और वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई 10 का पावर 6, जिसका हम लोग पीपीएम निकालेंगे। मान लीजिए पीपीएम हम लोग ए निकाल रहे हैं, तो ए का मास हो सकता है या वॉल्यूम ऊपर में, नीचे मास या वॉल्यूम जो है दोनों का जोड़ देंगे। मान लीजिए 2 कंपोनेंट आपस में जुड़ा हुआ है ना, तो इन दोनों का मुझे बताना है कि इसका पीपीएम कितना होता है। इसका मास ऊपर
दोनों का मास नीचे मल्टीप्लाई 10 का पावर 6। इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, हैविंग नो यूनिट। पीपीएम का भी आपका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ये आपका जो दोनों पार्ट जो बना वीडियो का, ये दोनों पार्ट आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, अगर आप इसको पूरी अच्छी से देख ले और समझ ले तो। थैंक यू।